नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ी और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपनी पहली सफर पर निकलती है। ये जहाज सौथर्न प्लेटन के नेटवर्क से जा रही थी और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट तक, जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी के तलाश में। इस जहाज के कमांड संभाल रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जी स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। ये जहाज पूरी दुनिया का ना सबसे बड़ी जहाज थी, बल्कि इसमें जो लग्जरीज इस्तेमाल किए गए थे इसको बनाने के लिए वो दिल दहलाने वाली है। ये जहाज करीब 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। उस जमाने में शिप को बनाने में कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन के अकाउंट में लेकर चलो तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर के फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाड कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी थी। और जिस तरह के सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किया गया था इस टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जा रहा था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब नहीं सकती है, क्योंकि इतनी ही सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतना कॉन्फिडेंस में था इस जहाज को लेकर, उन्हें पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपनी पहली सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बार आइस वार्निंग मिलने लगी जाती। यानी जिस एटलांटिक ओशियन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है, आइसबर्ग, जो खतरा है इस जहाज के लिए। जब कोई भी जहाज समुद्र में चलता है तो उस जहाज के चारों ओर रेडियस के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि आगे का रास्ता कैसा है। अगर आगे के रास्ता पर कोई गड़बड़ी नजर आता है तो उस रेडियस के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है कि इस एरिया में बर्फ के पहाड़ है, सारे मौजूद है, आगे ध्यान से बढ़ो। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपने स्पीड को कम नहीं करती है। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड जी स्मिथ और उनके टीम इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करती है। धीरे धीरे सूरज डूब जाती है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाती है। इस 14 अप्रैल की रात को एक और खास बात है कि उस रात को चांद बाहर नहीं निकले थे, बिना किसी मून के, मूनलाइट नहीं था, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होती है, उसे लुकआउट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर किसी को हमेशा बैठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है नजर रखता है, ताकि कोई भी सामने डेंजर ना आ सके। तो जो बंदा उस क्रो नेस्ट पर बैठा था उसे कड़ी ठंडी के सामना करना पड़ रहा था। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवा के चलते आंख से आंसू भी चलने लगती है, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल होता जा रहा था। रात की 11:39 पर फ्रेडरिक फीट नाम के एक बंदा उस क्रो नेस्ट पे बैठा था। फिर अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर फोन उठा के कॉल करता है ऑफिसर को, ब्रिज पर चिल्ला कर कहता है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी इस जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मंडोस ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनता है और इंजन रूम को संदेश देता है कि जिस जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में जल्दी मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 में जहाज आगे जाकर बर्फ से टकरा जाती है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट का था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रो नेस्ट तक पहुंच जा रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट ये है कि आइसबर्ग का वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव जहाज के राइट साइड के फ्रंट साइड में हुआ, वो साइड हुआ।
अब वो साइड कौन सा होता है जहाज का, अब आप इस फोटो को देख सकते हैं। इस जहाज के सामने वाले एरिया को बो कहते हैं। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे अस्टर्न कहते हैं, और नीचे जो बाहर निकला हुआ है उस पार्ट को कील कहा जाता है। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसता चला गया। जहाज के एक साइड के पूरे पार्ट धंस गए। इसे जहाज के मेन पार्ट में छोटा छोटा छेद भी आ गए। कोलिजन के कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची इस इम्पैक्ट से। देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि जहाज तो अब डूब जाएगी, और कम्प्लीटली शॉक हो गए इसको देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल था, कभी डूब ही नहीं सकती। शुरू में ही मैंने बताया था कि जहाज में इस्तेमाल हुए सेफ्टी फीचर की वजह से इसे अनसिंकेबल माना जाता था। 2 मेन सेफ्टी फीचर थे जिसकी वजह से इसे माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब कि 2 लेयर लगी है इस पर। अगर नीचे का एक लेयर टूट भी जाता है तो अगला लेयर इसे बचा लेगी। दूसरा, जो पूरे शिप का मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टैंक कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर गई तो जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ वो एक्चुअली शिप के साइड में हुआ, इसलिए जो दोनों बॉटम हल था वो दोनों किसी काम का नहीं रहा, और साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी होती है। और दूसरा, ये इम्पैक्ट भी इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टैंक ऑलरेडी भर चुकी थी, उसमें पानी भर चुका था। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब ये कि शिप को अब डूबने से कोई रोक नहीं सकता है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास के जहाज मौजूद होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारे कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और भेजते हैं और भेजते हैं। 20 मिनट बाद 12:20 में RMS कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के आसपास मौजूद थी, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जहाज पास था लेकिन 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इस टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो क्या 3.5 घंटे तक इस टाइटैनिक जहाज बचे रह जाएगी? बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी वो ध्यान दे देगा हमारे तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइट बोट को इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरत और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है इस लाइट बोट में जाने के लिए। जहाज में बैठे पैसेंजर को ज्यादातर लोगों को डर नहीं लग रही थी, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि इस टाइटैनिक तो अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी रीजन से जो पहली लाइट बोट नीचे उतारी गई थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही उस लाइट बोट में गए। आधी लाइट बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी के साथ भरती चली गई। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे अब पैसेंजर ने यह रियलाइज करने लगा कि एक्चुअल में ये जहाज डूब सकती है। और जब ये पैसेंजर को रियलाइज हुआ तो जबरदस्त क्राइसिस हो गया। पैनिक में लोग इधर उधर लोग भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि जहाज के आगे वाला कंपार्ट की जहाज के जो आगे वाला हिस्सा था जो वो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर थे वो पानी के बाहर आ गया। जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइट बोट में बैठने की। प्रॉब्लम ये थी कि लाइट बोट की सख्त कमी था उस जहाज पर। सिर्फ 20 लाइट बोट ही बच रही थी उस जहाज पर, जिस पर अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग ही आ सकते थे। लेकिन जहाज में करीब 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 में आखिरी लाइट बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी जाती है, लेकिन अभी भी जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। इस क्राइसिस के बाद कुछ लोगों ने लड़ाई भी करने लगे आपस में लाइट बोट छीनने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी भाग मान लिया था और जहाज में ही रुक गए। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में डूब गई और फिर धीरे धीरे जहाज पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगा इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी में अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे वो तो यह जहाज के साथ पानी में डूब गया, और या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी के तापमान -2 डिग्री था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरते हो तो कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी।
ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, गोली चलाकर अपने ऊपर। आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट से लोग निकल गए थे, जहाज में करीब 705 लोग थे, उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। टाइटैनिक डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी हुई, कई इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जो इनको लेकर बहुत से लोग शॉक्ड रह गए। आरएमएस कार्पेथिया जहाज को छोड़कर एक और जहाज वहां पर मौजूद थी, जी हाँ, जो कि सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर ही थी उस टाइटैनिक जहाज से। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्निया। टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग का वार्निंग का एसएस कैलिफोर्निया का ही तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग मौजूद है। उसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज की जो रेडियो ऑपरेटर था, उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर लेता है। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो इस समुद्र में इसलिए नहीं चलना चाह रहा था, खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो टर्न ऑफ था और यही रीजन था कि उसके पास डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस वजह से। लेकिन ये जहाज एक्चुअली टाइटैनिक का इतना करीब था कि जो पैसेंजर डेस्क पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो हॉरिजॉन पर कैलिफोर्निया जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर पैसेंजर को लाइफ बोट में बैठाने लग रहे थे, तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा था कि वो देखो, एक जहाज दूर से दिखने लगे, वो जल्दी हमें बचाने के लिए पहुंच जाएंगे, तो इन चीज का टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता कि कैलिफोर्निया जहाज पर जो क्रू मेंबर मौजूद थे, उन्होंने एक्चुअली रॉकेट को देखा था उस जहाज से निकलते हुए, उस टाइटैनिक से। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी फोन किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज पर, उन्होंने कहा कि यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इस रॉकेट को सीरियसली लिया होता, तो टाइटैनिक में मौजूद सारे लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन जब सुबह रेडियो ऑन करते हैं तो SOS का मैसेज मिलता है उस टाइटैनिक से। ये वहां पर पहुंचते हैं, पर तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडी मिलता है, पानी में फ्लैट करते हुए दिखती है। दोनों इंक्वायरी जो कराई गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती है। लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर के पीछे किसी एक आदमी का ब्लेम नहीं किया जा सकता है, और भी लोगों की गलतियां थी। सबसे पहली गलती ये थी कि उस टाइटैनिक जहाज में सफिशिएंट लाइफ बोट ही रखी गई थी। दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, उन्होंने सेफ्टी ड्रिल तक कंडक्ट नहीं करवाया था। जिस दिन आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था, एक्चुअल में उस दिन एक ड्रिल होनी चाहिए, लेकिन उस ड्रिल को कैंसिल करवाया था उस कैप्टन ने, ये सोचकर कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, इसकी क्या जरूरत है। अगली सबसे बड़ी गलती है स्टीयरव्हील मैन रॉबर्ट हिचन की। उस रात जब ऊपर से ये खबर आई थी कि आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ लो, पर इस मैसेज को इग्नोर कर देता है और लेफ्ट में मोड़ने के बजाय उस जहाज को राइट की डायरेक्शन में मोड़ देता है। जब तक इन्होंने अपनी गलतियां रियलाइज करता, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ब्रिटिश ऑफिसर ने यह भी इंक्वायरी लगाया था कि इस टाइटैनिक जहाज को बहुत सारे वार्निंग दी गई थी, समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग है, जहाज को धीरे चलाओ और सावधानी से चलाओ। लेकिन यह जहाज अपनी फुल स्पीड पर चलता रहा। आखिर ऐसा क्यों कैप्टन ने स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई रीजन बताया गया था कि जोसेफ ब्रोसेस, जो इस जहाज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन का, जोसेफ ब्रोसेस ने उस शिप के कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया था कि इस जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा की तरफ से। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि इस जहाज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, ताकि जर्नी के पहले ही दिन रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सके कि टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगी, ना सबसे बड़ी, बल्कि सबसे तेज चलने वाली जहाज। इंस्ट्रक्शन ने जोसेफ ब्रूसिस को इस आइसबर्ग की वार्निंग दिखाया कि आगे बहुत आइसबर्ग है, हमें स्पीड को कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। वो नहीं चाहता था कि जहाज स्लो हो। इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया भर के इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल दिया। कई तरह के नए रेगुलेशन और स्टैंडर्ड सेट किए गए, जिसमें ये डिजास्टर फ्यूचर में न हो सके। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, यानी कि SOLA, एक प्रीति साइन की जाती है, जिसमें यह स्टैंडर्ड सेट किया गया कि शिप को लेकर, जिसमें एक लाइफ बोर्ड रेगुलेशन बनाई गई कि हर जहाज में एक मैक्सिमम लाइफ बोर्ड होनी चाहिए पैसेंजर को इवैक्यूएट करने के लिए। आज से करीब
100 साल बाद भी इस टाइटैनिक को लेकर लोगों के दिल में कलेश कम नहीं हुआ है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लिफ पॉम्स ने दावा किया कि मैं टाइटैनिक 2 बनाऊंगा, एक ओरिजिनल जहाज के कॉपीकैट न्यू मॉडल बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यह जहाज सेम रूट पर चलेगी और इस जहाज के अंदर एग्जैक्टली सेम वही चीजें होंगी जो पहले जहाज में थी। पर अभी तक उस जहाज की कोई खबर नहीं आई है। कहा जाता है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि पहले जहाज की तरह इसमें वाईफाई नहीं होगी और भी कई चीजें की इसमें सुविधाएं नहीं होगी। तो हो सकता है कि ये अनसिंकेबल 2 जहाज अपने बनने से पहले डूब जाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी।